E1, पहले E1 का सिलेबस, फिर से 100 मार्क्स, पार्ट ए 20 मार्क्स, पार्ट बी 30 मार्क्स एंड पार्ट सी 50 मार्क्स. पार्ट ए 20 मार्क्स MCQ, पार्ट बी 5 मार्क्स each 6 क्वेश्चंस और पार्ट सी 25 मार्क्स 2 क्वेश्चंस. तीनों पेपर का स्टोरी सेम है. पेपर जो सेटिंग है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए मल्टीपल चॉइसेस, सेक्शन बी 5 मार्क्स 6 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी 25 मार्क्स 2 क्वेश्चंस. ठीक है. नीचे the whole syllabus is divided into 5 learning outcomes. The whole syllabus is divided into 5 learning outcomes. The whole syllabus is divided into 5 learning outcomes. The whole syllabus is divided into 5 learning outcomes. Each learning outcome has 20% weightage. सब 20-20% है, झमेला ही खत्म. 30, 15, 10 कुछ नहीं है. Each learning outcome has 20% weightage. Each learning outcome has 20% weightage. Each learning outcome has 20% weightage. Part A. Part A. Part A, the global business environment. Part A, the global business environment. Part A, the global business environment. इसके अंदर 2 टॉपिक है. 2 टॉपिक है. इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. एंड दूसरा है गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. पार्ट बी. पार्ट बी है इंफॉर्मेशन सिस्टम. पार्ट बी है इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम. फिर से 2 टॉपिक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम 2 टॉपिक. ब्रैकेट में 2 टॉपिक ब्रैकेट में. आईटी सिस्टम इन वाइडर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. आईटी सिस्टम इन वाइडर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. आईटी सिस्टम इन वाइडर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. एंड दूसरा टॉपिक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएस टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन. इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएस टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन. पार्ट सी है. पार्ट सी है ऑपरेशन मैनेजमेंट. पार्ट सी है ऑपरेशन मैनेजमेंट. पार्ट सी है ऑपरेशन मैनेजमेंट. ऑपरेशन मैनेजमेंट. ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर 3 टॉपिक है. इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कॉमा सप्लाई चेन, सप्लाई चेन and quality management. Introduction, supply chain and quality management. पार्ट डी है मार्केटिंग. पार्ट डी मार्केटिंग. सबका 20% वेटेज है. ABCDE 5. पार्ट डी है मार्केटिंग. उसके अंदर फिर से 3 टॉपिक है. 3 टॉपिक. इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन
marketing planning and marketing mix, marketing planning and marketing mix, marketing planning and marketing mix, and further aspects in marketing, and further aspects in marketing, and further aspects in marketing. आखिरी लर्निंग आउटकम है ई पार्ट ई, दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल। उसके अंदर दो टॉपिक है, एचआर थ्योरीज, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरीज, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरीज एंड मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, एंड मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल। हम लोग का वे ऑफ स्टडी होगा CDEAB, पहले C फिर D फिर A फिर B, पहले C पढ़ेंगे फिर D पढ़ेंगे फिर E पढ़ेंगे फिर AB पढ़ेंगे, B लास्ट में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं C का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पेज 173। एक बार खोलेंगे बुक को, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पेज 173, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पेज 173, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पेज 173, 174 खोल लीजिए, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पेज 174, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पेज 174। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। जो अभी हम लोग बात की है पैसिव प्लानिंग एनालिसिस, ध्यान देंगे तो जो हम लोग ABCDE लिखे हैं उसमें मार्केटिंग पोर्शन है, HR पोर्शन है। HR इज बेसिकली ह्यूमन बींग्स को, आदमी को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रखना चाहिए, बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन ये सब देना चाहिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये जो एरियाज है थोड़ा बहुत डिस्कस होगा, फिर E2 में होगा, फिर E3 में होगा, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में काम करने का तरीका, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया। आज से थोड़ा साल पहले अगर देखेंगे इंडिया में भी, 5-6 साल पहले कोई भी काम करते थे, फाइल बनाते थे, पेपर्स रखते थे। आप बैंक में जाइए, बैंक कितना सुंदर दिखता है, क्यों? कोई कागज ही नहीं है, सब कुछ किसके अंदर है? कंप्यूटर के अंदर है। अगर प्रोडक्शन वगैरह भी कुछ करते हैं ना, कोई चीज बनाते हैं तो पहले कंप्यूटर पे डिजाइन बनाते हैं, एक डिजाइनिंग वाला आदमी को रख के रखें, वो कंप्यूटर पे पूरा डिजाइन बना देता है, कैसा दिखेगा, क्या होगा। हम जब बुक बनाते हैं, प्रिंट करवाते हैं बुक्स, तो पहले कवर वगैरह सारा कंप्यूटर पे बन जाता है, फिर हम लोग लास्ट में जब सेटिस्फाई होते हैं तब प्रिंट आउट निकालते हैं। यानी कि टुडेज बिजनेस एज इज टेक्नोलॉजी एज। अगर आदमी को एक लैपटॉप दे दिया जाए और नेट दे दिया जाए, वो बैठ के पैसा कमा सकते, कहीं नहीं निकलना है, बस लैपटॉप और नेट कनेक्शन हो जाए, ही कैन अर्न मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। यानी कि बिजनेस इज नाउ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, इट इज नो मोर कि भाई आपको पेज बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। बिजनेस करने का तरीका, ऑपरेशन, बिजनेस को कंडक्ट करने का तरीका चेंज हो चुका है। इंडिया तो थोड़ा पीछे है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज, US, UK, यूरोपियन कंट्रीज, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग सबको ये सब चीजों में कब आ गए? अगर पूरा रिवॉल्यूशन की बात करें, रिवॉल्यूशन, दिस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन अराइजेस इन द 19th सेंचुरी। 1800 to 1900 के बीच में ग्लोबल इकोनॉमीज, ग्लोबल US, UK, ये सब कंट्रीज में ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होने लग गया था, और आज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जहां पहुंच चुका है, कोई लिमिट नहीं है। आने वाला 5 सालों में भी क्या इंप्रूवमेंट होएगा आदमी सोच नहीं सकते। हम तो नॉर्मली डेली बोलते हैं कि अभी अपने ऐसा बोलते हैं कि क्रूड ऑयल का कमी है, तो क्रूड ऑयल के बदले अगर गाड़ी पानी से चलने लगे तो एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा होगा, नल से पानी निकालो, गाड़ी में डालो, गाड़ी चलेगा।
तो जो क्रूड ऑयल खत्म हो रहा है, कमी हो रहा है, एनर्जी के रिसोर्सेज से कमी हो रही है, साइंटिस्ट लोग तो लगा हुआ ही है कि अपने कोई ऐसा चीज निकाले जिससे गाड़ी पेट्रोल के बजाय चल पाए। तो क्रूड ऑयल जो खत्म हो रहा है वर्ल्ड में, वो क्रूड ऑयल का रिसोर्सेस, ऐसा बोलते हैं आज से 25-30 साल बाद क्रूड ऑयल रहेगा नहीं, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगा, लाइफ कैसे रन करेगा। तो इंसान तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जी रहा है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। उसके काम करने का तरीके में पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया था। आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, प्रोफेशनल्स हो, सभी लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम करते हैं। तो बोलता है आपको अपना काम करने के टाइम पे, आपको अपना वर्क परफॉर्म करने के टाइम पे किस तरह से टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है अपने ऑपरेशंस में, वो इस चैप्टर में बताया जा रहा है। मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट मींस व्हेन यू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, when you purchase raw material, you process it and then you finish goods सब सेल करते हो, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको ये ऑपरेशंस करने के टाइम पे, ये सारे काम करने के टाइम पे किस तरह से फॉलो करना चाहिए चीजों को, वो ये चैप्टर बता रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग E1 E2 E3 3, सबसे ज्यादा फेल सीमा के अंदर E1 E2 E3 में ही होता है। प्रॉब्लम क्या है कि E1 E2 E3 इज थ्योरी। आदमी सोचता है कुछ भी लिखेंगे नंबर मिलेगा, नहीं मिलता है। यू हैव टू बी टू द पॉइंट, वट एवर पॉइंट्स आर रिटेन यू शुड रिमेंबर, उनको याद करना है और एग्जाम में वही जाके लिखना होगा, अदरवाइज मार्क्स मिलता नहीं। फिर सेकंड खराब रिजल्ट होता है P1 में। P1 का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, P1 P2 P3 तीनों ही, फाइनेंस भी आ गया, कॉस्टिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया, ऑपरेशन बहुत सारा चीज आ गया, तो ह्यूज वास्ट एरिया इज P1। F1 F2 F3 का रिजल्ट एज कंपेयर टू E1 E2 बढ़िया होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीमा इंस्टीट्यूट E1 E2 E3 इज द कंट्रोलिंग पेपर, P1 P2 P3 इज द एवरेज लाइफ पेपर एंड F1 F2 F3 इज नॉर्मल पेपर, जिसमें स्टूडेंट मोटा मोटी पढ़ के पास हो जा रहा है। तो इसलिए फोकस वैसे ही बरकरार रखना है कि E1 का एक एक शब्द हमको अच्छे से समझना है, समझेंगे अपने आप याद हो जाएगा, आप याद करने की चेष्टा करेंगे याद नहीं होएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज डिवोटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड इन 18 to 1900 सेंचुरी इन यूके एंड ऑल दोज कंट्रीज। तो सिंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, काम करने का तरीका आदमी का चेंज हो गया, पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चेंजेस आया, फिर और दूसरे सेक्टर्स में भी चेंजेस आ गया। हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करना है। ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर को लगाना, उनका प्रोसेस करना, फिनिश गुड्स बना के कस्टमर को बेचना और कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारे काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। अब ध्यान देंगे पेज नंबर 174 में नीचे कवर करके 3 ब्लॉक्स में डायग्राम बना हुआ है। क्या बना, पेज 174 नीचे ब्लॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब मटेरियल, लेबर, कैपिटल। प्रोसेस मतलब the production department transform input to output in a manufacturing organization। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनपुट मटेरियल, लेबर, कैपिटल से आउटपुट बनाया जाता है, प्रोसेस से आउटपुट बनाया जाता है। और आउटपुट मतलब अ प्रोडक्ट और सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग और सेलिंग टू द कस्टमर्स। मान लीजिए मैंने स्टडी मैट बनाया, आपको दिया, तो वो स्टडी मैट बनाने के लिए जो भी मैंने किताब वाले से बात की, पेपर खरीदा, वो रॉ मटेरियल हो गया। स्टडी मैट बनाने के लिए मैंने रीडिंग किया, पढ़ा, जनरल नॉलेज लगाया, बुद्धि लगाया और उसको बनाया। मान लीजिए स्टडी मैट के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब आप पास होगे, वो आउटपुट है हम लोग का, आपका मेरा दोनों का, कि आपको मेरे को पास कराना है। आप पास हो गए, आप खुशी होगे, मैं खुशी होऊंगा, पैसा तो आपने दिया ही है, लेकिन पास होने से दोनों को खुशी मिलेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनिश गुड्स है वो उसका इनपुट और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, और इन तीनों चीज को हम लोग बोलते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करती है तो भी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के गुड्स बनाती है तो भी। ऑपरेशन मींस इनपुट खरीदना, इनपुट को लगाना। इनपुट मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर और कैपिटल, उसको प्रोसेस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज करना और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना, कस्टमर को बेचना, और कस्टमर की अगर कोई तकलीफ है आफ्टर सेल सर्विस उसको प्रोवाइड करना। ध्यान देंगे नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं मैनेज ऑपरेशंस मैनेजमेंट
and operations strategy. Operations management and operations strategy. Operations management refers to the activities required to produce and deliver a product or service. It includes purchasing, warehousing, and transportation. Operations strategy. As with other aspects of running a business, there is a strategic concept to operations management. An organization can achieve significant competitive advantage over its rivals through superior operating capabilities of its resources, assets, workforce, supplier relationships. अगर ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा सब एक ही बात लिख रहे हैं. अब थोड़ा फोकस करके ध्यान देना. ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब है परचेज करना, उनको वेयरहाउस करना और फिर फिनिश गुड्स बना के ट्रांसपोर्ट करना, बेचना. ऑपरेशंस मैनेजमेंट मतलब परचेजिंग, वेयरहाउसिंग एंड देन ट्रांसपोर्टिंग. लेकिन ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी का मतलब है, मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई और भी ट्यूशन तो पढ़ाता होगा. हमको क्या इच्छा है कि हम अपना कंपटीटर से आगे निकले, हम और अच्छे से पढ़ाएं, मेरे स्टूडेंट ज्यादा पास हो. उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आई डूइंग? मेरे को और ज्यादा पढ़ाना चाहिए, मेरे को स्टूडेंट की क्वेरी को दूर करना चाहिए, मेरे को नोट्स और अच्छा बनाना चाहिए, मेरे को एफर्ट्स लगाना चाहिए, स्टूडेंट को थोड़ा जागरूक करना चाहिए, ये सब करना होगा. हर बिजनेस में आपके कंपटीटर हैं. आप अपने कंपटीटर से आगे कैसे निकलोगे? किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएं, किस मार्केट में जाएं, क्या प्रोडक्ट फीचर्स लेके आए, ये सारे तो ऑपरेशनल एरिया रही है. ये ऑपरेशनल एरियाज में क्या स्ट्रेटेजी में लगाऊं कि आई विल बी मोर कॉम्पिटिटिव देन माई कंपटीटर्स. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग. स्ट्रैटेजी इज नॉट मेड फॉर 1 or 2 days, इट इज मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सपोज आई एम गिविंग सीमा ट्यूशंस, I am giving CA tuitions also. Why I am giving SEMA tuitions? Because I am seeing the scope in SEMA tuitions. The world scope, not India, whole world can take tuition. That I can think. अगर मेरे को ये लगता है स्कोप है, उसलिए हम स्ट्रैटेजी बनाया है कि हम धीरे धीरे करके सीमा को डेवलप करेंगे, वर्ल्ड में पढ़ाएंगे, ऐसा सोच रहे. अदरवाइज 2-4 आदमी को तो पढ़ाना नहीं है, क्या फायदा? द स्कोप इज लार्ज. इट इज नॉट ओनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट इज वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. 180 countries are ready to study if proper quality tuitions are given to them. और 180 countries में 180 स्टूडेंट भी गिन लेते हैं, हो गया, और नहीं चाहिए, उतना ही बहुत है. एक बात बोल रहे, दैट मीन्स स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, डे टू डे लाइफ के लिए नहीं. तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा नहीं लाना है, किसको बंद करना है, कौन से बिजनेस में जाना है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अपने ऑपरेशंस में क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें जिससे कि लॉन्ग टर्म में हम अपने कंपटीटर से आगे निकल जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी. ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मतलब है जो जो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती है गुड्स बनाने के लिए. एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करनी पड़ती है? परचेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग. परचेजिंग, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग. और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है वो एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हो, वो तो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के परफॉर्म कर रहे हो. तो आपकी स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए जिससे आप अपने कंपटीटर से आगे निकल जाओ. द कस्टमर विल प्रेफर योर गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू योर कंपटीटर. व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट और हायर कॉस्ट, बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस. Because of that, the customer will prefer your goods and services as compared to your customers. That is called operational strategy. फिर से पढ़ते हैं अब. Operational management refers to the activities required to produce and deliver a product or service. It includes purchasing, warehousing and transportation. Operational management एक शॉर्ट वर्ड हो गया, शॉर्ट सेंड. ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब हो गया आप गुड्स बना के बेचने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. परचेज करते हैं, वेयरहाउसिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी. As with other aspects of running a business, there is a strategic context to operations management. An organization can achieve significant competitive advantage over its rivals through superior operating capabilities of its resources, assets, workforce, supplier, relationship. आपका भी बिजनेस वही है जो दूसरे का है, आप उसी इंडस्ट्री में हो, वही सामान आप बेचते हो, लेकिन आप अपने कंपटीटर से आगे कैसे निकलोगे?
आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप प्रॉपर होना चाहिए, आपका इंप्लॉय के साथ रिलेशनशिप प्रॉपर होना चाहिए, आपको अपने एसेट्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो आप भी वही काम कर रहे हो जो कंपटीटर कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू आपके कंपटीटर्स। तो आपको ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी बनानी होगी लॉन्ग टर्म में अपने कंपटीटर से आगे जाने के लिए। वर्ड ऑपरेशन ही है, एक है मैनेजमेंट, एक है स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट मतलब क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और स्ट्रेटेजी मतलब वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने में दिमाग लगाना, स्ट्रेटेजी लगाना, जिससे कि आई विल बी मोर कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू माई कंपटीटर्स। ठीक है, लिख रहा है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड विथ अचीविंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन क्वालिटी, लीड टाइम्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Core features include a strong customer focus, a flexible approach to responding to customer needs. सबसे पहला बात ये, क्या ये वर्ड कभी सुने हैं, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग? जनरली कभी मन में, किताब में नहीं, ऐसे जनरली कभी सुना गया? वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन सिस्टम। वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या होता है? द बेस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। उस एरिया में हम दुनिया से आगे हैं, तो बोलता है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं? जो अपना ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग? वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड विथ अचीविंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड नहीं है, सामान बना के बेच रहे हैं। आपका सामान हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब होता है कस्टमर आपको ऑर्डर दिया, आप उसको बोले 2 दिन बाद दोगे, 10 दिन हो गए आप दे ही रहे हो। लीड टाइम मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवरी जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज अगर आपका सामान अच्छा है लेकिन अगर समय पे कस्टमर को नहीं मिलता है तो कहां से अच्छा हुआ? इसलिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में लीड टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अलग अलग कस्टमर को अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, तो जैसा कस्टमर को चाहिए आप वैसा फ्लेक्सिबिलिटी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ला सकते हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हम लोग बोलते हैं ग्राहक भगवान होता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। मान लो हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है, लीड टाइम भी कम है, फ्लेक्सिबिलिटी, फिर भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो कुछ तो कमी होगी, यानी कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मेरे को कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना है। कोर फीचर्स ध्यान देना, एक होता है माने हम लोग बोलते हैं कि आप अपने कंपटीटर से आगे निकलोगे, आप अपने कंपटीटर से आगे होगे, या तो रिसोर्स के बेसिस पे या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट के बेसिस पे। एक होता है थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसीज और एक होता है कोर कॉम्पिटेंसीज। थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक सब में होना चाहिए, वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। उस इंडस्ट्री में मान लो हम बोलेगा कि सपोज फोन है, तो फोन से बात करना तो खराब से खराब अच्छा से अच्छा फोन का पर्पस है, लेकिन अगर मेरा फोन में कुछ ऐसा विशेषता है जो दूसरे के फोन में नहीं है तो उसको बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज। थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसीज मतलब दैट इज मस्ट, इफ यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्ट में होना जरूरी है, वो सब में है। और कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब आप में जो है दूसरे में नहीं है, आपका एकदम नया है, अलग कॉम्पिटेंसीज, तो उसको बोल रहे वो कोर फीचर। वो कोर फीचर कैसे आएगा? अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस। कस्टमर को बहुत जोर से फोकस करना पड़ेगा, उसको क्या चाहिए, तब आप कोर फीचर डेवलप कर पाओगे। और अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड्स, और कस्टमर की नीड को फुलफिल करने का जील, कस्टमर जो चाहता है एनी हाउ हम उसको फुलफिल करें, तब आप कोर कॉम्पिटेंसीज पैदा कर पाओगे। मतलब कोर कॉम्पिटेंसीज कैन बी डिराइव्ड बाय फोकसिंग द कस्टमर रिगार्डिंग देयर सेटिस्फैक्शन, देन दैट थिंग वी कैन जनरेट विच नोबडी जनरेटिंग। तो हमारा सामान बेसी बिकेगा, हमको ज्यादा दाम मिलेगा, प्रीमियम प्राइस मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है कोर कॉम्पिटेंसीज लाने मेरे को खर्चा ज्यादा करना है, लेकिन खर्चा ज्यादा करने का भी फायदा होगा, बिकॉज कस्टमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फाइड, ही इज रेडी टू पे मोर, ही इज रेडी टू पे प्रीमियम प्राइस।
तो core competencies cannot be possible by expending less. It requires more expenditure, but even though the customers are ready to pay more, that is called core competencies. World class manufacturing deals with quality, lead time, customer satisfaction and flexibility. Core competencies, core कहां से आएगा? कस्टमर फोकस और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को देखकर, कस्टमर के लिए फ्लेक्सिबल होने से, कस्टमर फोकस करने से कोर कॉम्पिटेंसीज आएगा, उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग. अब क्या है, मल्टीपल चॉइस में सपोज दे दिया, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स क्वालिटी, लीड टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑल. आंसर क्या देंगे? ऑल. वैसे होगा मल्टीपल चॉइस आगे, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो मल्टीपल चॉइस का आंसर कैसे दोगे? थ्रेशोल्ड माने हम बोला, थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि इस हाँ, वो बुक में नहीं है, हम ऐसे मन से बोला. हम बोला कि एक इंडस्ट्री में, एक प्रोडक्ट के अंदर ये सारी विशेषताएं होनी मस्ट है, तो वो तो सभी के प्रोडक्ट में होंगी, लेकिन आपके प्रोडक्ट में उसके अलावा कुछ और है, जो कुछ और है उसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी. बोल रहे द ओ कंपनी फाउंडेड इन द अर्ली 1970s मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिक पंप्स. एक एग्जांपल दे रहे, क्वेश्चन बोल रहे कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, द ओ कंपनी फाउंडेड इन अर्ली 1970s मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिक पंप्स. कंपनी पंप बनाती है. डिस्क्राइब द की एक्टिविटीज इन द ऑपरेशंस फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज ओ कंपनी. तो बोलता है कि ये जो कंपनी पंप बनाती है, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है उनको बताइए. तो कंपनी पंप बनाने के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती होगी? रॉ मटेरियल खरीदती होगी कि नहीं, यानी कि परचेज फंक्शन. रॉ मटेरियल खरीदने के बाद यूज हो जाता है कि स्टोर में रखा रहता है? स्टोर फंक्शन. रॉ मटेरियल को रख लिए. प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पर प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन बनते ही बिक जाता है क्या कि इसको रखना पड़ता है? वेयर हाउसिंग फंक्शन. फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए मार्केटिंग वगैरह करना पड़ता है, मार्केटिंग फंक्शन. फिर उसके बाद जब कस्टमर को बेच देते हैं तो कुछ उसकी कंप्लेन होती है तो दूर करना पड़ता है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? आफ्टर सेल्स फंक्शन. सभी कोई तो ये करते हैं. तो कोई भी कंपनी का नाम लिखता हो, फंक्शंस लिखने हैं, उनके बारे में दो दो लाइन. 2 पेज आगे आइएगा, देखिए लिखा होगा क्या. पेज 199, पेज 199, पेज 199 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का आंसर. पेज 199 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का आंसर. बोल रहे दी ऑपरेशन फंक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक पंप्स इज कंसर्न्ड विथ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग देम टू द कस्टमर. Operations therefore covers the following areas: purchasing, production planning and control. Production planning and control का मतलब है रॉ मटेरियल कब खरीदना है, कितना खरीदना है, जो हम लोग कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर पढ़े, ऐसे समझ लीजिए. मटेरियल कितना खरीदना है, कितना रखना है, कब ऑर्डर देना है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे यूज करना है. प्रोडक्शन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका डिजाइन वगैरह तो बनाना होगा, तो बोलता है डिजाइनिंग. इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपको कितना फिनिश गुड्स बनाना है, कम बनाना है, बेसी बनाना है, ऑर्डर बेसिस. लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन. लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स जब ऑर्डर आए फटाफट डिलीवरी हो जाए, किस तरह से सिस्टम लगाए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी सिस्टम. और भी लिख सकते हैं, नॉट दैट कि दिस इज द ओनली आंसर, आफ्टर सेल सर्विस भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब लिख रहे पेज 175 में, पेज 175 में ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस. ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस लिख रहे मिंचबर्ग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. मिंचबर्ग इफेक्टिव इस 2 नंबर पॉइंट ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर पहला पॉइंट है मिंचबर्ग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली मिंचबर्ग में ऑपरेशंस को 5 भागों में बांटा है. जो शुरू में ऑपरेशन 3 था ना, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस. मिंचबर्ग ने ऑपरेशंस को 3 भागों में बांटा है. अब नेक्स्ट पेज में 5 भागों में बांटा है. आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे 5 डायग्राम बनाया हुआ, 5 पोर्शंस बना हुए. सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रैटेजिक अपेक्स. फिर बीच में उसके नीचे जो गया हुआ है वो क्या है? मिडिल लाइन. फिर उसके नीचे क्या है? ऑपरेटिंग कोर. फिर बगल में 2 जगह क्या है? टेक्नो स्ट्रक्चर और सपोर्ट स्टाफ. अब क्या एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन में, मिंचबर्ग 5 फैक्टर्स. इसमें 5 में से कोई एक लिखेगा, बैलेंस 4 उल्टा पुल्टा लिखेगा. आपको क्या करना होगा? जो 5 में से करेक्ट है वो चुनना होगा. अब इन 5 के बारे में अगर लिखने आ गया तो थ्योरी भी लिखना है.
स्ट्रैटेजिक अपेक्स मतलब होता है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ। स्ट्रैटेजिक अपेक्स जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजिक अपेक्स का मतलब होता है कंपनी के टॉप ओनर्स, प्रमोटर्स, जो लोग कंपनी का डिसीजंस लेते हैं, ये बिजनेस करेंगे ये नहीं करेंगे। और एकदम नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग कोर। ऑपरेटिंग कोर का मतलब होता है, ध्यान देंगे नीचे, ऑपरेटिंग कोर का मतलब क्या लिखा है? रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ध्यान देंगे, मेरा बात समझिएगा। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्ट्रैटेजिक अपेक्स किसको बोलेंगे? अंबानी जी को, या अंबानी के साथ और भी कोई सीईओ वगैरह होगा वो लोग। लेकिन वो लोग के अंडर और लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मतलब वो लोग भी काम करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैनेजर्स। और जो लोग एक्चुअली काम करते हैं उनको बोलते हैं वर्क परफॉर्मर्स, उनको बोलते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट। मतलब सपोज हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लेवल नहीं है, नहीं तो हम कैसे बोले? माने मेरा ये बोलने का मतलब है, एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर वगैरह वगैरह, बहुत सारे जन है। और फिर ये लोग किससे काम करा रहे हैं? अलग अलग लोगों से। तो जो ये लोग काम कर रहे हैं वो लोग है कोर ऑपरेटिंग मेंबर्स, जो लोग वर्क कर रहे हैं। और इन दोनों को मिलाने का काम कौन करते हैं? अपेक्स बॉडी को कोर मेंबर से मिलाने का काम कौन कर रहे हैं? मैनेजर्स। जो मैनेजर्स लोग इंस्ट्रक्शंस लेकर टॉप ओनर से, टॉप मैनेजर्स लोग से, सीईओ से इंस्ट्रक्शंस लेकर काम करवाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मिडिल लाइन। हर एक कंपनी में ये 3 लाइन होती है। टॉप ओनर्स जो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी वो लोग मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, और मैनेजर्स ऑपरेशनल वाले लोगों से वो काम करवाते हैं। लेकिन इनको ये काम करने के लिए चाहिए क्या होता है? टेक्नो स्ट्रक्चर और सपोर्ट। टेक्नो स्ट्रक्चर, नीचे देखिए टेक्नो स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? कंसर्न्ड विथ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क बाय स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेसेस, आउटपुट एंड स्किल्स, इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स एंड अकाउंटेंट्स। टेक्नो स्ट्रक्चर का मतलब होता है इधर ये सब आदमी, ये सब जगह काम करने के लिए मैनेजर्स भी चाहिए, काम करने के लिए वो भी चाहिए जो लोग एक्चुअली वर्क परफॉर्म करेंगे। उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एचआर डिपार्टमेंट। प्लस ये लोग को काम करने के लिए एक दूसरा का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आईटी डिपार्टमेंट डेवलप करना होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, इन सब से सपोर्ट मिलता है इन दोनों को, मैनेजर्स लोग को और कोर डिपार्टमेंट को सपोर्ट मिलता है काम करने के लिए। और सपोर्ट स्टाफ कौन है? सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड असिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द ऑपरेशनल वर्कफोर्स सच एज कैटरिंग सर्विसेज, लीगल सर्विस, प्रेस रिलेशंस वगैरह वगैरह। यानी कि ये लोग जो सपोर्ट वाले, ये लोग कौन है? मान लीजिए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई केस वगैरह हुआ है, उसका लीगल प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेना है, कैसे करेंगे? तो ये लोग सपोर्ट करते हैं इन दोनों को काम करने में। यानी कि टेक्नोलॉजी और सपोर्ट स्टाफ का काम क्या है? इनको सपोर्ट करना। तो मिंचबर्ग का क्या बोलना है कि कंपनी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब इनपुट, प्रोडक्शन, प्रोसेस और आउटपुट, ये ऑपरेशंस है। ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंपनी, इसको क्या लैंग्वेज ये लोग बोला है, ध्यान देंगे। मिंचबर्ग सजेस्टेड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ 5 पार्ट्स। पार्ट्स बोला है, बोलता ऑर्गेनाइजेशन के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हो गया स्ट्रेटेजी अपेक्स, दूसरा पार्ट हो गया मिडिल लाइन, तीसरा पार्ट हो गया ऑपरेशन कोर, चौथा इधर में बन गया टेक्नोलॉजी, और पांचवा इधर बन गया सपोर्ट स्टाफ। बोल रहा है ये लोग को इन दोनों से सपोर्ट मिलता है। ये लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी को मैनेजर्स को समझाया जाता है, मैनेजर्स वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काम करवाते हैं। मैनेजर्स और ये लोग को, काम करने वाले को, और या इन लोग को भी इन दोनों से सपोर्ट चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब का सपोर्ट, और सपोर्ट स्टाफ मतलब कोई बाहर वाला का, समझ लो एडवर्टाइजमेंट करना है, या समझ लो कोई लीगल केस लड़ना है, तो कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए हमको बाहर वालों से, तो हम लोग को उनसे सपोर्ट मिलता है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। तो मिंचबर्ग का बोलना है कि अगर ये 5 पार्ट्स को प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो बिजनेस अपने आप ही बेस्ट बन जाएगा, आप अपने आप ही कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, बिकॉज आपने तो सारे एरिया को संभाल लिया ना।
बिजनेस इज डिवाइडेड, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अगर वो पांचों पार्ट्स को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर वे में कंडक्ट किया जाए, देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स। दैट इज कॉल्ड मिंचबर्ग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव होने के लिए, आपका ऑपरेशनल फंक्शन इफेक्टिव होने के लिए पांचों पार्ट को इफेक्टिवली परफॉर्म करना जरूरी है। 5 पार्ट क्या है, उनका क्या नॉलेज है, ठीक है। लिख रहे पेज नंबर 177 में, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ एक्टिवली सीकिंग फ्लैटर हायरार्कीज, बेटर क्वालिटी एंड वेज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज। फिर से पढ़ रहे हैं, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस are now actively seeking flatter hierarchies, better quality, and ways contracting out of non-core activities. Briefly discuss the implications of this on Mintzberg's organization. बोलते हैं कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन फ्लैटर हायरार्की, फ्लैटर हायरार्की मतलब क्या होता है? फ्लैट, फ्लैटर माने क्या वर्ड बोलेंगे? फ्लैटर हायरार्की मतलब ऑर्गेनाइजेशंस आजकल फ्लैटर हायरार्की को इंपॉर्टेंस देते हैं, बेटर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड वेज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज, एंड वेज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज तो ठीक से परफॉर्म होती ही है, बोलता नॉन कोर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाता है। ब्रीफली डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस ऑन मिंचबर्ग ऑर्गेनाइजेशन। लिखना मिंचबर्ग के बारे में है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड करके बोला गया। एक बार पीछे ही आते हैं, पीछे आते हैं, पेज 199 में लिख रहा है, अ क्लियरर फोकस ऑन कोर एक्टिविटी एंड हिंस फर्दर इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। A clearer focus on core activity and hence further importance attached to operations management। ये तो आंसर खत्म हो गया इसका। ये क्या लिखा? खत्म हो गया, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 खत्म। एक्चुअली वो लोग लिखा क्या क्वेश्चन में, ब्रीफली डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस ऑन मिंचबर्ग ऑर्गेनाइजेशन। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे एक बार। Many organizations are now actively seeking flatter hierarchies, better quality, and ways contracting out of non-core activities। ओह, हम गलत इंटरप्रेट कर रहा था। ये लोग बोल रहे हैं वेज आउट ऑफ नॉन कोर, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में ध्यान नहीं लगाना है। आउट ऑफ नॉन कोर मतलब कहां ध्यान देना है? कोर एक्टिविटी पे ध्यान देना है। कोर एक्टिविटी क्या है? पीछे बात किए थे, कोर क्या है? कस्टमर। कस्टमर को अच्छा कैसे लेगा? जब प्रोडक्ट की क्वालिटी, फ्लेक्सिबल ये सब होगा तब कस्टमर फोकस। तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया पीछे। अ क्लियर फोकस ऑन कोर एक्टिविटी एंड हिंस फर्दर इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मतलब कोर एक्टिविटी पे फोकस करेंगे मतलब क्या है? जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मिंचबर्ग के 5 पार्ट्स है उनके ऊपर फोकस करना है। तो अगर उनके ऊपर फोकस करेंगे अपने आप बिजनेस क्या होगा? सक्सेस मिलेगा। एक्चुअली पीछे बहुत छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीपल चॉइस में आने लायक है। मान लो ये 25 नंबर का है तो ये तो 2 लाइन का आंसर नहीं है। या समझ लीजिए अगर 5 नंबर का भी है तो एटलीस्ट वी शुड बी राइटिंग कि मिंचबर्ग का कोर एक्टिविटीज क्या क्या है? अपेक्स लेवल, मैनेज मिडिल लेवल, कोर ऑपरेशन, कोर टेक्नोलॉजी और सपोर्ट। तो बोलता है ये सारे कोर एरियाज को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग ऑलरेडी कंपिटिटिव हो जाएंगे। मतलब ठीक से लिखा नहीं है आंसर एक्चुअली, हम लेकिन गलत पढ़ रहा था। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन कोर मतलब नॉन कोर एक्टिविटीज के बजाय कोर एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे। नॉन कोर पे ध्यान नहीं देना है, जो कोर एक्टिविटीज है उन पे ध्यान देना है। और कोर एक्टिविटीज इन सब बातों से रिलेट करती है। वही हम सोच रहे हैं फ्लैटर हायरार्की। ये जो बनाया गया ये हायरार्की है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक हो गया ऐसे 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 और एक हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो ऐसा वाला केस है उसको बोलते हैं फ्लैटर हायरार्की। और ऐसा वाला केस में क्या बोलेंगे? मान लो समझ लो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, चेयरमैन है, वो है, तो वो ऐसे हो गया ना स्प्रेड, तो उसको फ्लैटर नहीं बोलते हैं। तो ये ऐसे दौड़ा है ना, इसको हायरार्की के अंदर नहीं दिखाया इन दोनों को,
इन दोनों को तो सपोर्ट के लिए दिखाया, सीधा ऐसे दौड़ रहे, इस स्टेज को बोलते हैं फ्लैटर हायरार्की। तो बोलना चाह रहा है कि मिंचबर्ग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फ्लैटर हायरार्की, ऐसा बोलना चाह रहा है। फिर क्या लिख रहे हैं, पोर्टर्स वैल्यू चेन। नहीं नहीं, ये लिखा रहेगा। अरे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। दो लाइन जो, जैसे जनरली जो 25 नंबर वाला क्वेश्चन है 25 मार्क्स, उसमें एक सिनेरियो देगा, वो लोग समझ लीजिए आधा पेज सिनेरियो लिख दिया। अब सिनेरियो को बेस करके क्वेश्चन बनाया नीचे, तो वो सिनेरियो ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो सिनेरियो एबीसीडी ग्लोबल बिजनेस से रिलेटेड है, वो सिनेरियो कौन सा एरिया से रिलेटेड है उसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा रहेगा, सिनेरियो के साथ में क्वेश्चन रहेगा। हाँ ओरिएंटेड लगा, हाँ वैसा नहीं कि रट के आएंगे लिख देंगे, ऐसे नहीं बोलेगा मिंचबर्ग का 5 पार्ट्स बताइए, ऐसा नहीं बोलने वाला है। नॉट लाइक दैट, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन लाइक दैट। एप्लीकेशन है, चीज को समझा हुआ क्या एप्लीकेशन है क्वेश्चन में। और अभी तो कम है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे और एप्लीकेशन बढ़ते जाएगा। मतलब फिर बुक पढ़ेंगे पता चलेगा बुक पढ़ने से क्या हुआ, ऐसा लगता है कभी कभी। लिखना वही है लेकिन उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड लिखना है। यहां कम है लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते सीमा और ऐसे ही है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पोर्टर्स वैल्यू चेन, पोर्टर्स वैल्यू चेन, ये मिंचबर्ग और पोर्टर दोनों ही महान इकोनॉमिस्ट थे। दोनों ने ही बहुत सारी चीजें मार्केटिंग, इकोनॉमी, ये सब के बारे में बताई। तो पोर्टर्स वैल्यू चेन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। पोर्टर्स वैल्यू चेन माने बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए क्या क्या करती है। लिख रहा है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ध्यान देंगे सबसे नीचे लिखा हुआ ना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। दूसरा क्या है, ऑपरेशंस। तीसरा क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। चौथा क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स। पांचवा क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योर करना, ठीक है। ऑपरेशंस मतलब वो रॉ मटेरियल को इफिशिएंटली यूज करके, लेबर वगैरह को, रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करके कम से कम पैसा में गुड्स बनाना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब गुड्स बनाने के बाद डिलीवरी देना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी देना। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब, मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब कस्टमर कैसे हमारी गुड्स की डिमांड करेगा। कस्टमर के पास नॉलेज तो होना चाहिए हम बनाते हैं, यानी कि मार्केटिंग करना। सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब मार्केटिंग किए, एड वगैरह किए, गुड्स का नॉलेज हो गया। अब कस्टमर डिमांड करेगा, जल्दी से उसके पास पहुंचाना है आपको सामान। और आफ्टर सेल सर्विस मतलब जब कस्टमर सामान ले लिया उसके बाद अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम है उसको दूर करना। यानी कि जैसे मिंचबर्ग ने 5 एरियाज बोला ना, वैसे इनका 5 एरियाज वही है लेकिन अलग वे में। इन पांचों को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस आर ट्रीटेड एज प्राइमरी एक्टिविटीज। और इनके ऊपर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो कि लोगों को काम करने में जोश देता है। क्या उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलता है, क्या उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है वर्क को कंडक्ट करने के लिए, क्या उनके पास प्रॉपर प्लांट, मशीनरी, ये सब एसेट्स है वर्क को कंडक्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। क्यों, रोड्स वगैरह ठीक नहीं है तो कोई आदमी बिजनेस अच्छा करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मात खा जाता है। यही अगर वो डेवलप्ड कंट्री में होता आगे निकल जाता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब हर डिपार्टमेंट में इनबाउंड, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, ये सबको क्या चाहिए, ह्यूमन बींग्स चाहिए काम करने के लिए। तो एचआर वाले को इन सब के लिए ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना है। टेक्नोलॉजी, अभी जो बात की है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मिला दिए थे, या ह्यूमन रिसोर्स मत मिलाइए। टेक्नोलॉजी मतलब हुआ क्या आपके पास कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रॉपर है जिससे प्रोडक्ट का डिजाइनिंग, प्रोडक्ट का फीचर्स वगैरह और सुविधा से समझा जा सकता है। प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सभी चीज। बोल रहे हैं कि ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज नीचे है इनको सपोर्ट मिलता है ये चारों सपोर्ट एक्टिविटीज से। इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्योरमेंट।
are treated as support activities. Primary activities means converting raw material into finished goods and after sales service. To convert raw material into finished goods, support activities provide services, provide support. Those are infrastructure, human resource, technology and procurement. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करती है इनपुट को आउटपुट में बदलने में. तो अगर कंपनी का ये जो पूरा सिस्टम है, ये अगर प्रॉपरली फंक्शन करेगा तो मार्जिन प्रॉफिट से ज्यादा होगा. मार्जिन मतलब क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट. अगर कंपनी को अपनी मार्जिन इंप्रूव करनी है तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करना होगा. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या करना होगा? सप्लायर से रॉ मटेरियल हम लोग को समय पे खरीदना होगा, से जेआईटी, जब जरूरत होगा तब खरीदेंगे. सप्लायर से रॉ मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का खरीदेंगे. सप्लायर से रॉ मटेरियल जब जरूरत होगा तब खरीदेंगे. सप्लायर ऐसा होगा जो हमें कम दाम में मटेरियल सप्लाई करे. सप्लायर ऐसा हो जो हमको बेटर क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करे. उससे क्या होगा? आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ आउटपुट. बेटर क्वालिटी का आउटपुट बनने से क्या होगा? आई विल बी एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइस फ्रॉम माई कस्टमर्स. या समझ लीजिए हमको घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, हम उसको अपने आप ठीक ठाक कर लेंगे. तो इन दैट केस क्या होगा? खर्चा कम लगेगा. खर्चा कम लगेगा तो यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट एट ए लोअर प्राइस. यू विल बी एबल टू बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. दो तरह का क्वालिटी होता है, या तो डिफरेंशिएशन और यह होता है कॉस्ट लीडरशिप. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप में जो विशेषता है दूसरे में नहीं है, और कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है आपका कॉस्ट आपके कंपटीटर से कम है. तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ पाए तो कॉस्ट कंट्रोल में जाना चाहिए. कुछ तो हमारे में विशेषता हो. तो इनबाउंड का मतलब वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में सारा का सारा बुद्धि लगाना. ऑपरेशंस मतलब जो भी आप काम करते हैं, लेबर का इफिशियंसी बढ़ाना, लेबर का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, मटेरियल कम से कम वेस्टेज हो, मटेरियल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मशीन से आउटपुट ज्यादा हो, मशीन का आउटपुट बढ़ाना. आउटपुट ऑपरेशंस. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब जब आप गुड्स वगैरह बना के रखे हो तो आपके पास उतना ही इन्वेंट्री होना चाहिए जितना जरूरी है. जब डिलीवरी देने के टाइम आए तो आप प्रॉपरली डिलीवरी दे पाओ. ज्यादा बना के नहीं रखना, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा. मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब किस तरह से अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, मतलब टीवी में ऐड देंगे, रेडियो में बोलेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे. व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ ऐड, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर, हाउ वी कैन अचीव इफिशियंसी इन मार्केटिंग. आफ्टर सेल सर्विस मतलब जब कोई कस्टमर की कंप्लेन आएगी उसको तुरंत सर्विस देना. जैसे जो भी हम लोग समझ लो कोई टीवी फ्रिज ये सब खरीदते हैं ना, तो एलजी कंपनी का सिस्टम आफ्टर सेल सर्विस का सबसे बेस्ट है. आप एलजी कंपनी का 24 घंटा के अंदर आदमी आ जाता है. आपको कोई प्रॉब्लम है तो आदमी एलजी का सामान लाइव गुड्स क्यों खरीदता है? बिकॉज उसको सर्विस प्रॉपर मिल रहा है. तो आफ्टर सेल सर्विस भी एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको कैसे इंप्रूव करें. और ये सारी इंप्रूवमेंट होगी कैसे? जब सपोर्ट वाले प्रॉपर सपोर्ट करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्योरमेंट. इससे कंपनी की मार्जिन क्या होगी? इंप्रूव होगी. तो अगर कंपनी को मार्जिन इंप्रूव करना है, प्रॉफिट इंप्रूव करना है, देन कंपनी को ये प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज के बारे में ध्यान देना चाहिए. आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में एक एक एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए कुछ एग्जांपल्स लिखा है. जैसे बोल रहे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, क्या क्या होता है इसके अंदर? रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल, हैंडलिंग रॉ मटेरियल्स. कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जस्ट इन टाइम स्टॉक, जब जरूरत होगा तब मंगाएंगे. जैसे हम लोग मटेरियल चैप्टर में पढ़े थे P1 में कि जब जरूरत होगा तब मंगाएंगे तो हमारा रखने का खर्चा वगैरह बच जाएगा. ये सब सोच सकते हैं. ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स यूजिंग स्किल्ड एम्प्लॉय कुड गिव अ क्वालिटी एडवांटेज. अगर बुद्धिमान आदमी को रखेंगे वो ठीक से काम करेगा, जल्दी काम करेगा. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरिंग फिनिश गुड्स. आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज कुड गिव अ कॉस्ट एडवांटेज. मान लीजिए हम लोग डिलीवरी वगैरह खुद भी कर सकते हैं. डिलीवरी हमने कोई आउटसाइड पार्टी को अपॉइंट कर लिया है कि हमारा सामान डिलीवरी देने के लिए तुम हर समय आ जाना. तो उससे क्या होगा कि आपका डिलीवरी समय पे हो पाएगा. मार्केटिंग एंड सेल्स, द मैकेनिज्म बाय विच कस्टमर इज मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कुड एनहांस द इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर हम लोग कोई स्पोर्ट्स माने देखते हैं टीवी में ऐड आता है, समझ लो तेंदुलकर कोई चीज का ऐड दे रहे हैं, खरीदने का मन करता है कि नहीं? नहीं करता होगा, बोलेगा हमारा नहीं करता है. लोगों का तो करता होगा यार.
अगर कोई हीरो हीरोइन या कोई भी माने स्पोर्ट्समैन अगर कोई चीज के बारे में ऐड देता है तो हम लोग तो फोकस कर रहे हैं ना कस्टमर पे कि देखो ये भी ये यूज करता है, आप यूज करिए। अब तेंदुलकर बोलेगा ये पिया हम और छक्का मार रहे हैं, इसका मतलब बहुत जोश आता होगा, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का तरीका हो गया। आफ्टर सेल सर्विस, all activities that occur after the point of sale such as customer inquiries, returns and repair maintenance. बोलता है Marks and Spencer friendly approach to return gives it a perceived quality advantage. Marks and Spencer, Spencer मॉल यहां भी है। Marks and Spencer का जो रिटर्न वगैरह का सिस्टम है ना, कि आपको रिटर्न वगैरह करना है, आपको अच्छा नहीं लगा, एकदम इजी सिस्टम है। बोलता उस कारण से उसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया हो गया है, कंप्लेन नहीं है कस्टमर का। मार्क्स एंड स्पेंसर इज ए यूके कंपनी। स्पेंसर मॉल जो यहां खुलता है कलकत्ता में भी है ना? स्पेंसर मॉल कहां है? साउथ सिटी के अंदर है, और भी जगह है। ये स्पेंसर मॉल वगैरह मार्क्स एंड स्पेंसर कंपनी का है, दैट इज ए यूके कंपनी। दे हैव ए वेरी गुड सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ द फर्म इज ऑर्गेनाइज्ड। अ फर्म कुड हैव वेरी लीन स्ट्रक्चर एट हेड ऑफिस इन कॉन्ट्रास्ट टू कंपीटिटर्स विथ मोर स्टाफ और मोर ब्यूरोक्रेसी। मान लीजिए कोई कंपनी आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, दूसरा लोग आपका बहुत माथा खराब करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिटिक्स चल रहे हैं, ये काम ठीक से नहीं करते हैं, जबकि आप बढ़िया से कर रहे हैं, माथा नहीं खराब होता है। तो बोलते हैं अगर कोई कंपनी में कम स्टाफ है, सब अच्छे से काम करते हैं, देन इन दैट केस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है काम करने के लिए। हम लोग नहीं बोलते कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है काम करने के लिए, हमको सारा पेंसिल पेन वगैरह वटेवर इंफ्रास्ट्रक्चर एसी फेसी सब हमको बढ़िया मिल रहा है, तो आई एम रेडी, आई एम एनर्जेटिक, ऑलवेज वर्क परफॉर्मिंग, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, how people contribute to competitive advantage includes activities such as recruitment, selection, training, development, reward। ये ह्यूमन रिसोर्स हम लोग का तो अलग से पॉइंट नंबर माने एबीसीडी जो अलग 5 अलग अलग लर्निंग आउटकम है, उसमें एक तो ह्यूमन मैनेजमेंट ही है ना लास्ट वाला, तो उसमें तो ये सारा डील करना है हम लोगों को, कैसे ह्यूमन बींग्स को मैनेज करें। Employing expert buyers could enable a supermarket to purchase better wines than competitors। Employing expert buyers could enable a supermarket to purchase better wines than competitors। ये एग्जाम्पल ठीक नहीं लग रहा हमको। एग्जाम्पल यहां होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना मतलब उनको कैसे इफिशियंसी के बेसिस पे रेम्यूनरेशन दे, जो लेबर चैप्टर की इफिशियंसी के बेसिस पे कैसे उनको रेम्यूनरेशन दे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मैनेजमेंट। तो जो ज्यादा अच्छा आदमी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, अपने आप अच्छे से काम करेगा। टेक्नोलॉजी, हाउ द फर्म यूजेस टेक्नोलॉजी। द लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनरी गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू टेलर प्रोडक्ट टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। मतलब हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। हर आदमी को क्या चाहिए? नया, पुराना नहीं लूंगा भाई, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना हुआ सामान देंगे। टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसा है जो बढ़िया से बढ़िया सामान बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग बट नॉट जस्ट मटेरियल। हम बोला ना प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल, स्टोर्स, स्पेयर्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब कुछ। बोलता बाइंग अ बिल्डिंग आउट ऑफ टाउन कुड गिव अ कॉस्ट एडवांटेज ओवर हाई स्ट्रीट कंपटीशन। मान लो कोई जन टाउन में बिल्डिंग खरीदेगा तो वहां दाम ज्यादा है, दूसरा जगह खरीद लिए तो उससे क्या होगा? खर्चा कम लगेगा, मेंटेनेंस वगैरह ये सारा कॉस्ट कम लगेगा, तो अपना कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम। तो बोल रहा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन। सपोर्ट किसको बोलते हैं? उनका एग्जाम्पल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए माइकल पोर्टर 5 फैक्टर एनालिसिस, सॉरी माइकल पोर्टर 5 फैक्टर नहीं, माइकल पोर्टर का ऑपरेशन मैनेजमेंट एनालिसिस। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट कहां से मिलता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज से। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना रहने देते हैं आप प्लीज, लेकिन ये 6 पेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जहां जहां आपको लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा। हम आपका मार्क किया हुआ के बेसिस पे मार्क कराएंगे, देखिएगा नेक्स्ट दिन। लेकिन जैसे आज पढ़े, अब ये समझ में आया, जब 3 महीना बाद एग्जाम आएगा ना, लगेगा पढ़े भी थे क्या, लगता है झूठ बोल रहे हैं ऐसे। प्रॉब्लम उसी चीज का है, हर दिन जो हर क्लास में पढ़ते हैं बहुत सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम आता है सारा एक साथ समेटने का प्रॉब्लम है। तो जब समय मिले रिवाइज, कि सर मटेरियल पढ़ाए थे फिर पढ़ लेते हैं, लेबर पढ़ाए थे एक बार फिर पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ाए थे ऑपरेशन मैंने फिर पढ़ लेते हैं। जब समय मिले, हर दिन नया पढ़ना है 2 घंटा, पुराना रिवाइज करना है 2 घंटा। 4 घंटा अगर पढ़ते हैं एग्जाम में 70 से कम नहीं आएगा, 50 दूर की बात है, 70। लेकिन हर दिन 4-4 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पुराना पढ़ा हुआ और 2 घंटा नया। जो क्लास में पढ़ा गया उसको 2 घंटा फिर से पढ़ना होगा, और जो पहले पढ़ाएगा कोई रिवाइज करते हैं खोल के, वैसे पढ़ना होगा, प्रोसीड करना होगा। ठीक है, रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन करेंगे।
मंडे वेनेसडे फ्राइडे 11 बजे, 11 to 2 o'clock.